नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी तैयारी चल ही रही है DSSS TGT PGT हिंदी विषय के लिए, तो परसों ही हाल ही में एक नई वैकेंसी हमारे सामने आई है जिसका हमें इंतज़ार भी था। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की EMRS की अच्छी खासी वैकेंसी है। इनको हम PGT हिंदी के लिए हम बात करेंगे। इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जहाँ तक सिलेबस को एनालिसिस किया है और सिलेबस को PGT हिंदी को समझा है, EMRS का ये बिल्कुल DSSS के सिलेबस से ही मिलता जुलता है। तो जैसे हम DSSS की तैयारी कर रहे थे अपने टॉपिक वाइज, उसी तरह हम EMRS के सिलेबस को भी आज समझेंगे। देखते हैं हम PGT हिंदी का सिलेबस और उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है, कितनी एज रही है, क्या इसमें मांगा हुआ है, CTET है या नहीं है, सभी तथ्यों को हम देख लेते हैं। जैसे कि टोटल वैकेंसी 200, केवल PGT हिंदी के लिए बात कर रही हूँ मैं। इसमें प्रिंसिपल की और अदर नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, वो आप लोग गूगल की साइट पर जाकर देख सकते हैं। PGT हिंदी की हम तैयारी कर रहे हैं और इसी को आधार बनाते हुए हम इसी की जानकारी देखते हैं। UR की वैकेंसी 81, EWS की 20, OBC की 54, SC की 30, ST की 15, OH की 2, VI की 2, HI की 2 और अदर की 2। इस तरह टोटल वैकेंसी हमारी 280 अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। इससे पहले PGT हिंदी या PGT सब्जेक्ट के लिए तो पहले कभी आई भी नहीं थी और आगे आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि कई सालों में ये वैकेंसियाँ निकली हुई है, तो काफ़ी सारी सीटें इंक्लूड थी इनके अंदर, इसीलिए इतनी सारी वैकेंसियाँ आई हैं। तो हमारे लिए तो अच्छे ही बात है एक तरह की। एग्ज़ाम मोड देख लेते हैं हम, ऑफलाइन, क्योंकि हमें एक सीट चाहिए होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे हमें EMRS में मिलो या KVS में मिलो या DSSS में, हमें टीचर बनना है। जो जहाँ पर जॉब करना चाहे उसे वहाँ मुश्किल ही मिल पाती है, लेकिन अगर अदर स्टेट में भी अगर हमें टीचिंग की जॉब मिलती है तो कोई बुराई वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमें पढ़ाना होता है, हम एक टीचर हैं। एग्ज़ाम मोड रहेगा ऑफलाइन, इसमें इंटरव्यू नहीं है। प्रिंसिपल वाले में इंटरव्यू है, लेकिन PGT में इंटरव्यू नहीं है। मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश, दोनों मीडियम में पेपर आएगा। जैसे सब्जेक्ट तो रहेगा वो तो हिंदी ही रहेगा, लेकिन जो जनरल पोर्शन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम होगा भाई। 2.5 जैसे कि DSSS में होता है, 4 पे 1 मार्क्स कट जाएगा। एज होगी 40, सामान्य जनरल सामान्यतः एज 40 होगी, और फीमेल को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलने के साथ, यानी कि 50। एज की भी कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर, अच्छे खासी एज वाले भी महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं और अपना कैरियर बना सकती हैं। MA + BEd होनी चाहिए, जो कि MA हो अपने ही सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे कि आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी में ही होनी चाहिए, इंग्लिश से कर रहे हो तो इंग्लिश में, या फिर 4 साल का कोर्स। सेंटर की बात करें हम, एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ आएगा, तो राजधानी, जिस शहर में भी आप रहते हो, जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हो, उसी शहर की या उसी राज्य की या उसी गांव की, मतलब जहाँ पे जिस स्थान पे आप रहते हो वहीं की राजधानी में आपका सेंटर होगा। लास्ट डेट 31 जुलाई लास्ट फॉर्म भरने की डेट है, और एग्ज़ाम डेट
अभी नहीं बताई है, अभी कुछ समय में बता देंगे। 2.5, 3 या 4 महीने का समय तो हमें अभी मिल ही जाएगा। और DSSB की वैकेंसी तो पिछले साल से ही बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, आएगी आएगी, किसी को कुछ नहीं पता। अंदाज़ा रहा है कि 31 जुलाई से पहले वैकेंसी आ जाएगी, परंतु उसका भी हम बिल्कुल 100% तो कह नहीं सकते। अगर उसकी भी वैकेंसी आ जाती है, साथ साथ दोनों का एग्ज़ाम साथ ही होंगे, क्योंकि हमें फिर किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करने है, पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना है। बात करते हैं पैटर्न की। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा इसमें? EMRS का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 150 और 150 ही मार्क्स के, 150 के टोटल क्वेश्चन हो गए, 150 के ही होंगे। अब देख लेंगे किस तरह आएंगे क्वेश्चन, किन पार्टों में कैसे डिवाइड होगा उनका। 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है अब इनको। तो पहला पार्ट होगा हमारा कै, दूसरा पार्ट होगा ख। कै के अंतर्गत टोटल 130, जिसमें कि मेरिट बनेगी, और ख के अंतर्गत केवल 20, जो कि क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर इन 20 में से आपने हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज होगी, उनमें अगर 10 में से 4 मार्क्स नहीं लिया, टोटल 20 का 40% आप लोगों ने नहीं लिया है, तो 120 की 130 में से मेरिट आपकी नहीं बनेगी। चाहे आपने कितना ही 130 में से 130 मार्क्स ले रखे होंगे, ये पेपर चेक नहीं होगा जब तक ये क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यहाँ पे मेरिट बनेगी 130 नंबर में से, ये क्वालिफाई होने के बाद इसमें से 130 में से मेरिट बनेगी। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर का होगा, जिसमें कि GK प्लस करंट पूछा जाएगा। दूसरा होगा हमारा रीजनिंग एबिलिटी, ये 20 नंबर का होगा। 20 नंबर की इसमें भी रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ को इंक्लूड नहीं किया है, फिर भी जो रीजनिंग टाइप के मैथ के टॉपिक्स हैं उनको रख दिए गए हैं। ये एक टॉपिक इनके सिलेबस में उनके अपने पाठ्यक्रम में उन्होंने दिया हुआ है। आप सिलेबस की एक कॉपी निकाल के अपने पास रखकर एक चीज़ों को अच्छे से देखकर एनालिसिस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे होगा ICT, नॉलेज ऑफ ICT, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का होगा, जिसमें टीचिंग सेट्स एड्स वगैरह पूछ ली जाती है, और जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित टॉपिक होते हैं वे उस पाठ्यक्रम में शामिल किए हुए हैं। 5वां पार्ट होगा हमारा सब्जेक्ट का, 5वां जो नंबर है हमारा सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट के अंतर्गत इन्होंने 70 नंबर का तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, पाठ्यक्रम इतना लंबा चौड़ा डाला हुआ है, और मार्क्स केवल 70 नंबर का। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है अपनी। 70 नंबर का सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा, और इसमें 5 नंबर की अलग से पेडागोजी, जो कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, और 5 नंबर की NEP नई शिक्षा नीति, जो हाल ही में अभी 2020 नई शिक्षा नीति आई है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 6ठे नंबर पर होगा हमारा वही हिंदी और इंग्लिश पार्ट 2 में लैंग्वेज। इन 6 पार्ट में सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। अब बात करेंगे हम अपने 70 नंबर के हिंदी सब्जेक्ट पर, क्योंकि 80 नंबर का तो ये हो गया, 50 नंबर का ये हो गया, 150 नंबर का, 130 नंबर का यहाँ से हो गया, और 20 नंबर का इधर से हो गया, टोटल हो गए 150 मार्क्स का।
अब बात कर लेते हैं हम अपने हिंदी पाठ्यक्रम की। कौन कौन से टॉपिक शामिल किए हुए हैं, किस तरह हमें तैयारी करनी है और किस तरह हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो अभी हाल ही में हम DSSB के टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस शुरू कर रखी थी हमने, जैसे कि भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, काव्य शास्त्र और हिंदी पेडागोजी, शिक्षण विद्या और ये पत्रकारिता। ये टॉपिक हमारे DSSB में मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ था। तो जैसे मैंने EMRS का सिलेबस देखा, अभी एनालिसिस किया है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए हुए हैं ये देख लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि EMRS के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें उन्होंने साफ साफ ये बता रखा है कि हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमारा जो फर्स्ट टॉपिक चला हुआ है, इसमें वो टॉपिक भी शामिल किया हुआ है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, जो कि हमारा चल ही रहा है। तो फिर हिंदी साहित्य का इतिहास को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, काव्यखंड और गद्यखंड। काव्यखंड और गद्यखंड के अंतर्गत उन्होंने, जैसा कि हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। गद्य विधाएं व अन्य गद्य विधाएं, अन्य कहानी, जीवनी, रिपोर्टराज, संस्मरण आदि छोटी छोटी जितनी भी गद्य विधाएं हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया हुआ है EMRS में। इन्होंने KVS की तरह अपना सिलेबस इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि KVS में साफ साफ पुस्तकों का नाम लिखा हुआ था और उनके जो पाठ हैं, उनके रचनाकार, उन सभी के लेसन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें डाली हुई थी KVS में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। इसमें सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास बताया हुआ है सारा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनके अंदर से इनकी युगीन परिस्थितियाँ, साहित्य पृष्ठभूमि, इनकी विशेषताएं, भाषा शैली और साहित्यिक रचनाएं वगैरह इनके अंतर्गत से पूछी जाएंगी। इस तरह पाठ्यक्रम में साफ साफ लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और इनके अंतर्गत जो आने वाले हैं प्रमुख कवियों को इंक्लूड किया हुआ है कि इन कवियों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इनके अंदर से उन कवियों के जीवन परिचय के बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि आदिकाल के अंतर्गत उन्होंने चंद्रबरदाई, विद्यापति और अमीर खुसरो इनको रखा है। भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं को, और उसके अंतर्गत तुलसी, सूर, रैदास, नानक, जयसी, मीरा और अष्टछाप के कवियों आदि को शामिल किया है। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त तीनों प्रकार के कवियों को शामिल किया है, और जैसे कि देव, बिहारी, घनानंद, मतीराम, पद्माकर, भूषण आदि कवियों को उसमें सिलेबस में दिया हुआ है। आधुनिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे
भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट आदि कवियों को रखा है। और छायावाद भारतेंदु द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जितने भी द्विवेदी युग के कवि रहे हैं उनको शामिल किया हुआ है, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया, श्रीधर पाठक हो गया, हरिओद जी हो गई। इस प्रकार के उन्होंने सिलेबस में अपने उसके अंतर्गत आने वाले कवियों को शामिल किया है। इसके बाद आ गया हमारा द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग। छायावाद युग के अंतर्गत भी इन्होंने जितने भी वे छायावाद के 4 स्तंभ हैं उन सभी को शामिल किया है, जैसे प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत। फिर हमारा आएगा प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद के युग में भी जो मुख्य कवि रहे हैं, जैसे कि प्रगतिवाद युग में उन्होंने पंत और निराला को भी शामिल किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंत और निराला। प्रगतिवाद युग में के अंतर्गत भी जितने भी प्रगतिवाद में कवि शामिल हैं उन सभी को शामिल किया, नागार्जुन जैसे। उसके बाद प्रयोगवाद युग में जितने भी तार सप्तक के कवि रहे हैं, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध वगैरह जितने भी ये सारे कवि हैं इनको शामिल किया। इसी प्रकार नई कविता के अंतर्गत आने वाले कवियों को उन पाठ्यक्रम में कवियों के नाम लिखे हुए हैं और ये बोला गया है कि इनके अनुसार जीवन परिचय पूछा जाएगा। जो कवि दिए हैं वे तो बिल्कुल ही उनके बारे में तो डेप्थ नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वैकेंसी भी तो 11th और 12th पीजीटी लेवल की है, तो इतनी तो उम्मीद रखते ही है कि एक टीचर को हिंदी साहित्य के गहन अध्ययन की आवश्यकता की ज़रूरत होती है और उसी का गहन अध्ययन होना भी चाहिए बच्चों को समझाने के लिए। तो बात करते हैं अब हम, ये हो गई गद्य, ये हो गया हमारा काव्य खंड। सभी कवियों को शामिल किया हुआ, कवियों के नाम दिए हुए हैं ऑलरेडी, जैसे कि एक एक कवियों को और उनके अंदर से इनकी सारी विशेषताओं को, रचना की साहित्यिक विशेषताएं, सभी टॉपिकों को शामिल कर दिया एक तरह से, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। सिर्फ DEET और EMRS में अगर मैं अंतर की बात करूं तो सिर्फ दो टॉपिक का ही अंतर देखने को मिला है अभी तक मुझे, वो मैं आगे बात करूंगी। जैसे कि गद्य खंड के अंतर्गत गद्य विधाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी का जानकारी होनी चाहिए, अन्य गद्य विधाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर व्याकरण की या काव्य शास्त्र की। हिंदी साहित्य का इतिहास ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है इन्होंने, और है भी हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा, और साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है MA तक के जितने भी प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध कृतियाँ, उन सभी का गहन अध्ययन किया होना चाहिए। अपने सिलेबस में इंक्लूड की हुई है ये पॉइंट भी उन्होंने। उसके बाद हम बात करेंगे काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र को शामिल किया है, भारतीय को शामिल किया है, लेकिन DEET में पाश्चात्य भी है, पाश्चात्य नहीं किया हुआ इसमें, केवल भारतीय को किया है। भारतीय के अंतर्गत वही काव्य का स्वरूप और ये साहित्यिक विशेषताएं और जो कुछ भी आते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत, रस, मीमांसा, काव्य हेतु, रस, छंद, अलंकार, ये सभी टॉपिकों को काव्य शास्त्र में शामिल किया है। उसके बाद बात करें हम व्याकरण की।
व्याकरण का भी इन्होंने अच्छा लंबा खासा चौड़ा सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है। शब्द विचार, पद, वाक्य विचार, सभी टॉपिक जितने भी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया, विशेषण, सभी अवयव, सभी टॉपिकों को शामिल किया हुआ है। हमें व्याकरण को भी विस्तृत रूप से पढ़ना है। उसके बाद आते हैं एक टॉपिक और जो कि हमारे डिटेल प्लस में भी इंक्लूड है, पत्रकारिता। पत्रकारिता के अंतर्गत इन्होंने पत्र लेखन मतलब व्यावहारिक पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन, साहित्यिक लेखन, जैसे जितने भी वे कहानी लिखने की विधियाँ वगैरह, नाटक लिखने की विधियाँ, उनका विकास, इन सारे टॉपिकों को इंक्लूड किया है जो 11th और 12th की बुक के अंतर्गत जो हमने KVS में भी पढ़ी है और डिटेल प्लस में भी आती है और अब EMRS में भी इंक्लूड है। तो कहने का आशय मेरा ये है कि डिटेल प्लस भी और EMRS के सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन हमें EMRS का जो सिलेबस है वो कवियों को देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। और डिटेल प्लस भी के जैसे हमारे टॉपिक चले हुए थे, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने अभी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलते हुए EMRS की तैयारी भी इसी के अंदर इंक्लूड करते हुए चलेंगे। लेकिन जो भाषा विज्ञान है जो EMRS में नहीं पूछा जाता, अब हम ज़्यादा जोर हिंदी साहित्य के इतिहास पर रखेंगे, क्योंकि ये हिंदी साहित्य का इतिहास डिटेल प्लस बी का भी टॉपिक है और EMRS में भी पूरा का पूरा इंक्लूड है। तो इसी जैसे कि हमारी साहित्य लेखन परंपरा की 2 क्लासेज हुई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल से स्टार्ट करते हुए पूरे हिंदी साहित्य को इतिहास करेंगे, काव्य शास्त्र करेंगे, व्याकरण करेंगे, पत्रकारिता, सारे सिलेबस को अच्छे से एक एक क्लास में करते हुए चलेंगे। और एक क्लास वीक में भाषा विज्ञान के भी रख लेंगे ताकि डिटेल प्लस बी की वैकेंसी कभी भी आ जाए तो हमारा सिलेबस पीछे न रहे। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। आप लोगों को विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है और सफलता लेनी है। यही हमारा लक्ष्य है, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेना। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपकी मेहनत हाँ बिल्कुल काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी आपको, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।